यही तो था। फिर इसके बाद हिंदी भाषा में जिस तरीके से आपने वर्णमाला पढ़ा था, और वर्णमाला को भी दो भागों में बांटा गया था, स्वर और व्यंजन। ठीक है। तो हर भाषा की अपनी एक अलग पहचान है, वो किस तरीके से बोली जाती है, किस तरह से लिखे जाते हैं, उसकी अलग एक रस्मुल ख़त है, वे ऑफ राइटिंग है। जैसे अंग्रेज़ी में हम कभी कभी स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर लिखते हैं या कर्सिव वे में लिखते हैं, सेम इसी तरीके से उर्दू भाषा में है। तो दुनिया की कोई भी ज़बान अगर आपको आती है तो दूसरी ज़बानें उसकी मदद से आप सीख सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप टेंस के बारे में बात करते हैं तो टेंस को हिंदी में कॉल कहते हैं, उर्दू में ज़माना कहते हैं। ठीक है। ज़माना हाल, जो अभी हो रहा है वो मौजूदा है, जो होने वाला है वो मुस्तकबिल है, जो हो चुका है वो माजी है। ठीक। तो बात आ रही थी लेटर्स की। तो लेटर्स उर्दू के इस वीडियो के शुरुआती हिस्से में आपको दिखाया गया है चार्ट के थ्रू। आप सबसे पहले हुरूफ को बनाना सीख लें। तकरीबन सबको आता होगा, बहुत कम ऐसे बच्चे होंगे जिनको नहीं आती। तो अब क्या करेंगे, लेटर्स, जो बच्चे नॉन मुस्लिम हैं अगर वो लेटर को नहीं समझ पा रहे हैं उर्दू के लेटर्स को, तो वो बैठेंगे क्लास में, अलिफ से ए तक लिखेंगे, लेकिन दो पार्ट्स में उसको डिवाइड कर लेंगे। इधर उर्दू लिखेंगे आप लेटर्स को, इधर उसका प्रोनाउंसिएशन, तलफ़ुज़ जिसे कहते हैं, वो हिंदी में लिख लेंगे। आप क्या करेंगे, हिंदी में लिख लेंगे। तो उर्दू से हिंदी जब आपके पास मौजूद हो गई आपके नोटबुक्स में, तब आप घर पे जाके उसको याद कर लीजिए ज़बानी। तो अब दूसरा हिस्सा इसका आता है कि लेटर्स जब मिलते हैं तो उसकी शक्ल क्या होती है। जैसे अंग्रेज़ी में स्मॉल लेटर होते हैं, तो सेंटेंस जब शुरुआत करते हैं तो पहला लेटर कैपिटल से होता है, बकिया सब स्मॉल में लिखते हैं, यही तो होता है। तो पहला लेटर जो होता है एकदम सेम टू सेम उसी तरह लिखते हैं जिस तरीके से बुक में आपके दिया हुआ है। इसी तरीके से उर्दू ज़बान में आप लेटर्स के बारे में जब गौर करेंगे तो कुछ ऐसे हुरूफ हैं जो एक सिंपल, जो पहला आकार उसका था किताब की छपी हुई उसमें हिस्से में जिस तरह दिखाता था, जैसे अलिफ लिखा है तो वो अलिफ ही रहेगा। लेकिन इसके भी बहुत सारे शक्लें हैं कि अलिफ अगर लास्ट में आ रहा है तो वैसे वो मिल जाएगा, अगर लाम बना है बीच में आ गया तो अलिफ ही रहेगा। नीचे वाली शक्ल इसकी जो है लाम की, ये जो सीन में नीचे वाली हिस्से दिए हुए हैं, ये उसका ख़त्म हो जाता है। बात समझ में आ रही। फिर उसी तरीके से कुछ ऐसे लेटर्स हैं जो हिंदी भाषा में प्रयोग होते हैं, जैसे भा है, छा है, झा है। तो ये दो लेटर्स, उर्दू के दो लेटर्स मिलकर आपस में एक लेटर बनते हैं, जिसे बे और दो चश्मी है मिलकर ये भा होता है, जे दो चश्मी है मिलकर क्या होता है, छा होता है। बात समझ में आ रही है। तो इसको हेकारी हुरूफ कहते हैं। क्या कहते हैं, हेकारी हुरूफ। अभी जनरली इन चीज़ों को समझें आप, फिर बोर्ड पे हम उसको समझाएंगे। तो हेकारी हुरूफ जो होते हैं, जो हिंदी में प्रयोग होने वाले लेटर्स हैं, जिनका उर्दू रस्मुल ख़त में कोई मुस्तकिल जो है एक हर्फ नहीं है, तो दो हर्फों से मिलाकर एक हर्फ बनाते हैं, जिसकी शक्ल ये है। देखिए है, जिसकी शक्ल ये है, आप देख सकते हैं, ये हेकारी हुरूफ कहलाते हैं। अब आगे आ जाइए। और जो इस पे एराब होता है, वो हकीकत में एराब कहते हैं किसी भी हर्फ के ऊपर ज़बर ज़ेर पेश को लगाना, वो एराब कहलाते हैं, वो वॉवेल्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, ये सब शॉर्ट वॉवेल हैं। लॉन्ग वॉवेल का होगा वाव अलिफ या। उर्दू ज़बान में वाव अलिफ या ही है। वाव से पहले पेश, अलिफ से पहले ज़बर और या से पहले ज़ेर ही माना जाएगा, और उसको खींच कर पढ़ेंगे। जैसे खिड़की, चर्बी,
है ना, बड़ी ई की मात्रा लगी और वो छोटी ई की आवाज बड़ी ई की तरह निकलेगी, ठीक। और ए की आवाज किसकी तरह, ए की तरह निकलेगी, जैसे लड़के, बच्चे, मदरसे, है ना। फिर उसके बाद मैंने कहा काबुल या काबिले कबूल, काबुल छोटे काफ से है, उसकी आवाज का निकालेंगे, काबुल, ठीक है, मैंने गलत पढ़ा उसको। तो सबसे पहले उर्दू जबान में सीखने पे छोटी छोटी पॉइंट्स हैं कि उनको हम कैसे पढ़ेंगे, बगैर एराब के उर्दू जबान होती है, उस जबान को कैसे पढ़ेंगे। इसमें छोटे छोटे क्लासेस में एराब लगा हुआ है, जबर जेर पेश लगा हुआ है, उसको मान लीजिए अगर नहीं लगाया है तब कैसे लिखेंगे। लिखा है लड़की, तो आप उसको लड़की ही पढ़ोगे, क्योंकि ए से पहले जेर ही होगा, लड़का नहीं पढ़ेंगे आप, लड़की ही पढ़ेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हमने लिखा कातिल, तो काफ में अलिफ जब मिलाया गया, काफ में अलिफ जब मिलाया गया तब क्या किया आपने, क्योंकि काफ में अलिफ मिला हुआ है इसलिए उसको खींच कर पढ़ेंगे, क्योंकि अलिफ से पहले जबर ही होगा, तो वो क्या पढ़ा जाएगा, कातिल। उर्दू जबान में ये मान के चलिए कि जहां वर्ड खत्म हो रहे हैं उसको साकिन मानेंगे। साकिन का मतलब ये होता है किसी चीज को लाकर उसमें मिला देना। मिसाल के तौर पर ये इसका पेन का कैप है, क्या है, पेन का कैप है, तो जिस तरीके से पेन के इस हिस्से को इसमें लाके हम मिलाते हैं तब ये सेफ हुआ। इसी तरीके से उन शब्दों को, उन कलमात को जो उर्दू में लिखे जा रहे हैं उसके लास्ट वाले लेटर को साकिन मानेंगे। क्या मानेंगे, साकिन यू बना होता है, कैसे बना होता है, यू बना होता है, तो वो लेटर उसमें मिल गया। लड़की, बच्ची, लास्ट में साकिन है ना, लास्ट में जब स्टॉपेज होता है उस वर्ड का, उस वर्ड को खत्म करेंगे तब वो क्या होगा, वो रुकेगा। जब रुकने पे आप उसको क्या करेंगे, साइलेंट मानेंगे, खामोश कर देंगे, साकिन है वो, ठीक। अब उर्दू जबान में एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट चीज कहलाती है, वो होती है तशदीद। आप सभी लोग, आप लोग इधर आ जाओ, वो सभी क्या कहलाते हैं, तशदीद कहलाते हैं। जिस किसी लेटर के ऊपर वो लिखा जाएगा तो क्या होगा उसको दो बार पढ़ेंगे। जैसे बच्ची लिखी है, कहीं पे बच्ची लिखा हुआ है आपकी किताब में या कॉपी में, तो दो मरतबा चे को पढ़ा आपने ना, लिखा एक मरतबा जाता है, लेकिन तशदीद लिख के उसको ये एहसास दिला दिया कि आपने उसको दो बार लिखा है, यानी दो बार उसको पढ़ना है। क्या कितनी बार पढ़ना है, दो बार पढ़ना है। तो ये तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं। फिर उसके बाद इसके रस्मुल खत के ऊपर आते हैं कि वे ऑफ राइटिंग कैसे हम सीखेंगे। तो अभी इससे पहले मैंने आपको बताया था कि लेटर्स को आप उसमें ढूंढिए कौन से ऐसे लेटर हैं जो एक ही तरह दिखाई देते हैं। किस तरह, एक ही तरह के, एक तरह के दिखाई देने वाले उन हरूफ को एक पार्ट में कर लीजिए। जैसे अलिफ एक ही है, दो तो हो नहीं सकते, तो उसको अलग कर लीजिए। बे, बे में कितने हिस्से आते हैं, बे है, उसके बाद फिर 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 बोलते जाओ। जीम कहाँ एक तरह हुआ, टे हो गया, तो इतने हरूफ हो गए, वो अलग रख लीजिए आप। अब क्या करेंगे, आप उसको गौर से देखेंगे कि ये लिखा कैसे जाता है। लकीर के ऊपर ही ये लिखा जाएगा। किसके ऊपर लिखा जाएगा, दो लकीरें होती हैं ना ऐसे, तो ऊपर वाली लकीर को छोड़ के नीचे वाली लकीर पे उसको हम लिखना शुरू करेंगे। किस पे करेंगे, नीचे वाली लकीर पे। अब आगे आ जाइए जीम। जीम क्या होगा, ऊपर वाली लकीर से शुरू होगा, नीचे वाली लकीर तक आएगा वो। और जीम का ये वाला हिस्सा जो यूं होता है, तो पहले जो यू छोटा सा होता है, इसके 1.5 पॉइंट ये बड़ा होगा ऊपर वाला। जितना लंबा उसको खींचोगे उससे 1.5 गुना बड़ा ऊपर वाले को खींचोगे, इससे ज्यादा नहीं खींचोगे। बात समझ में आ रही? फिर उसको ऐसे राउंड करोगे, जब राउंड करोगे तो उसका जो कमर होता है उस नीचे वाली लकीर से बाहर नहीं होनी चाहिए।
इधर नहीं होनी चाहिए, बाहर नहीं होनी चाहिए। बात समझ में आ गई? तो बे किस पे लिखा? नीचे वाली लकीर पे लिखा। एक ऐसे बे बनाइए और उसी पे नुक्ते के जरिए, नुक्ता होता है एक पॉइंट की तरह, वो जब लगता है किसी के ऊपर तो उसकी आवाज बदल जाती है। बे के ऐसे खींचा आपने, एक तलवार की तरह बनाया, उसके नीचे एक नुक्ता रखा तो क्या हो गया? बे। उसी के नीचे ऊपर दो नुक्ता रख दिया तो पे। तीन नुक्ते नीचे रख दिए तो पे। और एक तो बना दिया मुकम्मल, तो क्या हो जाएगा? टे हो जाएगा। बात समझ में आ गई बेटा? यस सर। तो की शक्ल कभी भी उर्दू भाषा में बदली नहीं जाएगी, तो उसी तरह ही लिखा जाएगा। क्या होगा? जब ये तो किसी लेटर के ऊपर होगा तो उसकी आवाज तो नहीं निकलेगी, तो नहीं निकलेगी। मोटा जो निकलता है ना तो, वो नहीं निकलेगी, वो टा हो जाएगा या डा हो जाएगा या ड़ा हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो कहां कहां बदलता है? तो या तो टा होगा या डा होगा या ड़ा होगा, या और तो के ऊपर भी एक नुक्ता अगर रख दिया तो उसकी आवाज जेड की तरह निकलेगी और उसको कहेंगे वाह। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब आगे आ जाइए। अब एक काफ होता है, बे ही बनाएंगे। बे में एक पहले उसके एक डंडी बना देंगे और उसी के ऊपर ऐसे लंबी लकीर खींच देंगे और वो लकीर ऊपर वाली लकीर के थोड़ा सा ऊपर निकलेगा और वो क्या होगा? नीचे बे पे ही आके वो टिक जाएगा। तो क्या कहलाएगा? वो काफ कहलाएगा। क्या कहलाएगा? काफ कहलाएगा। एक डंडी और उसी पे खींच देंगे, क्या कहलाएगा? बात समझ में आ गई? लाम में ही अगर नून की शक्ल मिला दिए, अलिफ में ही अगर नून की शक्ल मिला दीजिए, बगैर गुन्ने वाली, बगैर नुक्ते वाली, जिसको नून गुन्ना कहते हैं, जिसकी आवाज अंक की तरह निकलती है, चंद जब कहते हैं तो वो क्या होता है? नून गुन्ना बनाया जाता है, उसकी आवाज नाक से निकलती है। बगैर नुक्ते वाले नून को की आवाज अंक की तरह निकालेंगे। किसकी तरह निकालेंगे? और वो भी दोनों लकीर के बीचों बीच में बनाया जाएगा। तो अलिफ में अगर वो मिल जा रहा है तो वो लाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लाम। बात समझ में आ रही है? अब आगे आ जाइए। फिर उसके बाद आपकी आती है जीम ही की एक शक्ल होती है, आयन और गैन। क्या होता है? ऐन और गैन। ऐन और गैन की शक्ल हे की तरह ही बनेगी, जैसे हे खींचता है उसी तरह बनेगा। और वो ऊपर ऐसे थोड़ा सा ऐसे खींचेंगे, यूं मिला देंगे, वो आयन हो गया। एक नुक्ता बना दिया, गैन हो गया। कौवा देखा सब लोगों ने गांव में उड़ते हुए? कौवे की चोंच जिस तरह होती है, सेम उसी तरह क्या होता है? जब आयन बीच में लिखा जाता है, दो लेटरों के बीच में, तो वो कौवे की चोंच की तरह उसकी शक्ल रह जाएगी, बीच वाला हिस्सा गायब हो जाएगा। बात समझ में आ रही बेटा? अब आगे आ जाइए। इतनी चीजें हो गई। वाव और हा, ये गोल वाला हा, इसको हाय मुदव्वरा कहते हैं। क्या कहते हैं? दायरा, दायरा कहते हैं सर्कल को, और उसी से बना है मुदव्वरा। इस हा को हाय मुदव्वरा कहते हैं। इसकी आवाज पेट से निकलती है। ऐसे जब हा कहेंगे तो पेट अंदर चली जाएगी और तब वो हा का प्रोनाउंसिएशन सही होगा। ठीक है? फिर उसके बाद वाव, वाव भी क्लियर हो गया। वाव इसे लिखा जाता है जैसे दाल और रे लिखे जाते हैं नीचे वाले हिस्से में। फिर अब बात आती है या। दोनों या अगर बीच में लिखे जाएंगे तो खाली एक डंडी ऐसे बनाएंगे, दो नुक्ते रख देंगे और ये आप कंफ्यूज रहेंगे कि ये छोटी ये है कि बड़ी ये है, लेकिन ये की आवाज निकालेंगे आप। बात समझ में आ गई? जैसे केला लिखना है तो काफ प्लस ए प्लस लाम प्लस अलिफ, तो क्या हो गया? केला। बात समझ में आ रही? केला। तो आज तकरीबन लेटर्स को पूरा कर दिया गया है। लेटर्स आप लोग क्लियर कर लेंगे और फिर दो लेटरों को आपस में मिलाकर हम लिखना सिखाएंगे और कल इंशाल्लाह इसके बारे में बताएंगे, क्योंकि आज का टाइम मेरा खत्म हो गया। ठीक है? तो ये सब याद करके आएंगे, उसके बाद फिर इंशाल्लाह कल पढ़ाएंगे। खुदा।